हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 का जो अर्थशास्त्र का टॉपिक पढ़ रहे थे, बाजार के अन्य स्वरूप। देखो, बाजार के अन्य का मतलब क्या है? इसका मतलब पहला स्वरूप हम पढ़ चुके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अलावा भी कुछ स्वरूप पाए जाते हैं, बाजार पाए जाते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। उससे बाजार के अंदर जैसे हमने बात की थी एकाधिकार बाजार की, इसकी शुरुआत की थी, एकाधिकार बाजार। उसका अर्थ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक ही विक्रेता हो। आप कह सकते हो न तो कोई प्रतिस्थापन वस्तु हो, न प्रतिस्थापन वस्तुएं हो, और न ही समरूप वस्तु हो। ठीक है, यानी पूरा अधिकार इसी का हो सकता है, इसी का होता है। अब पूरा अधिकार होने के स्रोत कैसे, अभी किस प्रकार पूरा अधिकार हो सकता है हम बात कर सकते हैं। हो सकता है इस एकाधिकारी एक ही व्यक्ति के पास उस उत्पादन के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता, हो सकता है वो कच्चे माल पर सिर्फ इसी व्यक्ति का अधिकार हो और व्यक्ति के पास हो ही न। उत्पादन तो यही करेगा, दूसरा व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता कि उसको कच्चा माल नहीं मिलता। क्योंकि पहला कारण तो ये भी हो सकता है एकाधिकारी का भी, जो कच्चा माल है उत्पादन के लिए जो हमें अर्धनिर्मित जो वस्तुएं चाहिए हमें, वो सिर्फ इसी व्यक्ति के पास है, अन्य व्यक्ति के पास नहीं है, अन्य व्यक्ति के पास नहीं। ऐसी स्थिति में यही एकाधिकारी होगा, यही को क्या करेगा, उस कच्चे माल का यूज करके वस्तु का उत्पादन करेगा। हो सकता है ये भी होता है कि सरकार जो लाइसेंस पद्धति चला रखी है, यानी लाइसेंस लेकर वो क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति को लाइसेंस मिलता है, पेटेंट व्यवस्था होती है, जिस व्यक्ति को लाइसेंस मिलता है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो उत्पादन कर सकता है ना, अन्य तो नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में एकाधिकार की बात होती है। लेकिन एकाधिकारी है क्योंकि लाइसेंस तो दे रखा है सरकार ने, उसी को दे रखा है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए थे एकाधिकार का, जैसे भारतीय रेलवे है, कोई और व्यक्ति, निजी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति उसके अंदर बाजार में जाकर वो नहीं चला सकता। जैसे न्यूक्लियर जो बम बनते हैं, ठीक है, वहां पर ही सरकार का एकाधिकार है। समझ रहे हो बात? तो ये सब क्या होते हैं एकाधिकार। जैसे जो हमने विद्युत की बात की थी, ठीक है, बिजली की बात की थी, वो भी एकाधिकारी है, वो एक फर्म के पास है, एक ही उत्पादक के पास है। तो कहने मतलब ये व्यक्ति वो होते हैं जिनके पास एक ही अधिकार हो, यानी एक ही विक्रेता हो, वही उत्पादन करे, अन्य कोई भी उत्पादन न करे। और नई फर्मों का प्रवेश क्या हो, वर्जित हो। वर्जित यानी नियंत्रण हो, नई फर्में नहीं आ सकती इसके अंदर, नई फर्में नहीं आ सकती। इसके कारण भी नहीं आ सकती क्योंकि उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा, कच्चे माल पर सिर्फ इसका अधिकार है। इसके कारण भी नहीं आ सकती क्योंकि लाइसेंस उसको नहीं मिला हुआ, लाइसेंस सिर्फ एक फर्म को मिला हुआ है। इसका मतलब इसी कारण क्या होता है, एकाधिकार की बढ़ोतरी होती है। अब हमने क्या किया, एकाधिकार, वैसे तो ये भी एक काल्पनिक बाजार होता है, ये भी एक काल्पनिक बाजार होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी एक काल्पनिक बाजार होता है, एकाधिकार बाजार भी एक काल्पनिक बाजार होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसकी विशेषता भी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने इसकी एक टेबल भी बनाई थी, इसके अंदर औसत आगम, सीमांत आगम, कीमत और कुल आगम की हमने बात की थी। और उसके आधार पर हमने एक डायग्राम भी बनाया था। कौन सा डायग्राम बता देते हैं आपको? डायग्राम बनाता हूँ, वो कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पर मैं टेबल बनाई हुई है हमारी पिछली क्लास के अंदर। डायग्राम मैंने ये बनाया था, इसके अंदर जो एकाधिकार में जो लोच होती है वो क्या होती है, कम होती है। लोच क्या होती है, कम, इकाई से कम होती है। इसका मतलब ये आर था, ये एम आर है, यानी औसत आगम है। ये औसत आगम है, ये सीमांत आगम है। सीमांत आगम इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद ये नीचे गिरते हुए होते हैं। ये शून्य होकर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है, इस जहाँ पर ये ऋणात्मक होता है वहां पर एक बिंदु लगा लो आप। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ, एम आर यानी सीमांत आगम। इसका ऐसे एक बिंदु लगा लो आप, क्योंकि ये आपके दिया हुआ है, इसको तो कर ही लेते हैं। देखो, हमने एक पढ़ी थी विधि, इसमें मांग की कीमत लोच में, उसकी एक विधि थी बिंदु रेखीय विधि या ज्यामितीय विधि। 3 विधियां पढ़ी थी ना हमने। एक तो पढ़ी थी प्रतिशत मांग की लोच को मापने की प्रतिशत अनुपातिक विधि, एक हमने पढ़ी थी कुल व्यय विधि जो प्रोफेसर मार्शल की थी, और एक हमने पढ़ी थी ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि।
बिंदु विधि के अंदर क्या था, जहां पर ये बिल्कुल मध्य में होता है वहां पर इकाई की क्या होता है, बराबर होता है लोच। इसके नीचे इकाई से कम लोच होती है, इसके ऊपर इकाई से अधिक लोच होती है, यहाँ पर इकाई की अनंत लोच होती है और यहाँ पर इकाई की शून्य लोच होती है। इस चीज को पढ़ चुके थे। यानी बिंदु विधि के आधार पर देखें, जहां पर ये शून्य होती है सीमांत आगम, वहां पर क्या होता है, तो उसका बिल्कुल मध्य से काटती है, वहां पर इकाई की लोच क्या होती है, एक होती है, इकाई के बराबर होती है। ठीक है, इसके नीचे जैसे जाएंगे वो इकाई से कम लोच होगी, क्या होगी, इकाई से कम लोच। और मैं आपको बताता हूँ एकाधिकार जो फर्म होती है, एकाधिकार जो बाजार होता है, उसके अंदर इकाई से कम ही लोच होती है। मैं ये पूछूं, इसमें इकाई से कम लोच क्यों होती है, इकाई से कम लोच क्यों होती है, यानी ये स्थिति क्यों होती है, आप क्या कहोगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, इसके अंदर क्या कहा था, मैंने ये कहा था क्योंकि एक एकाधिकारी फर्म, क्योंकि एकाधिकारी फर्म वस्तु की कीमत व वस्तु की मात्रा को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। जो एकाधिकारी फर्म होती है वस्तु कीमत और मात्रा को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता, यानी वो कीमत को कम कर सकता है, कीमत को बढ़ा सकता है, लेकिन मांग डिपेंड करती है उपभोक्ता पर, वो निर्धारित करेगा। ये आपकी कोई कीमत रख ली आपने, 10 रुपये कीमत रख दी, वो तो उपभोक्ता पर डिपेंड करता नहीं वो किसी के पास 10 रुपये है या नहीं, या किसी के पास जाता है तो वो उसको ज़्यादा खरीद लेगा, वो तो उपभोक्ता पर डिपेंड करता है। अगर 5 रुपये कीमत होगी, कीमत कम कर दी, तो वो उपभोक्ता पर डिपेंड करता है कि कम कीमत में कितनी वस्तुएं खरीदे, अधिक कीमत में कितनी वस्तुएं खरीदे। इसका मतलब एक फर्म होता है वो सिर्फ वस्तु की कीमत और मात्रा में से एक का, यानी कीमत का निर्धारण कर सकता है, मात्रा निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा। तो इसी कारण इसके अंदर जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, एकाधिकार के बारे में बात करते हैं। देखो एकाधिकार में क्या होता है, हम बात करते हैं अल्पकाल और दीर्घकाल की। इसके बारे में पहले आपको ना पूर्व प्रतियोगिता बाजार में मैंने नहीं बताया था, वहां बता देता हूँ आपको। पूर्व प्रतियोगिता बाजार से अगर आपसे पूछे कि अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म को क्या होता है, यानी लाभ कैसा होता है, तो अल्पकाल के अंदर सामान्य यानी हानि भी हो सकती है, असामान्य लाभ भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। अल्पकाल के अंदर पूर्व प्रतियोगिता बाजार में यानी एक फर्म को हानि भी हो सकती है, यानी पैसा पल्ले से भी लगा जा सकता है, लाभ भी हो सकता है, उसका पैसा उसको ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा इनकम हो सकती है, और सामान्य लाभ होता है। इसके अंदर लाभ और हानि बराबर, यानी जितना 10 रुपये कीमत थी 10 रुपये की उन्होंने क्या किया, लागत लगी, यानी बराबर है, जितनी लागत थी उतनी कीमत थी, जितना पैसा उसका खर्च हो रहा है उतना पैसा उसके पास आ रहा है। तो हानि असामान्य लाभ या सामान्य लाभ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात करें दीर्घकाल में, पूर्व प्रतियोगिता बाजार को हमेशा ध्यान रखना फर्म को सामान्य लाभ होता है, ये बात आप पक्की याद रखना। पूर्व प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म को दीर्घकाल में हमेशा सामान्य लाभ होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे पूछे, प्रश्न आ जाए आपके पास, दीर्घकाल में पूर्व प्रतियोगिता बाजार एक फर्म को सामान्य लाभ क्यों होता है, उसका कारण एक ही है। क्या कारण है, क्योंकि इसमें फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन यानी निकल जाना स्वतंत्र होता है, यानी नई फर्में आ भी सकती है और कुछ फर्में बाजार को छोड़कर जा भी सकती है। इसका मतलब फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसी कारण आप इसमें लिखोगे, इसी कारण एक फर्म को पूर्व प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म को दीर्घकाल में हमेशा क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। कैसे होता है, अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। देखो मान लेते हैं एक फर्म को असामान्य लाभ यानी बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, ठीक है, आपने पता था इस लाभ हो रहा है तो कुछ और फर्में और व्यक्ति प्रेरित होंगे उस लाभ से,
और बाजार में आ जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र आने का, बाजार में आएंगे तो लाभ बन जाएगा। तो जब एक ही दुकानदार था वो ज्यादा लाभ कमा रहा था, फिर 4-5 दुकानें हो गई तो लाभ बढ़ गया ना, कुछ उपभोक्ता दूसरे के पास चले जाएंगे, ठीक है। और लाभ बढ़कर जो असामान्य लाभ है वो किस में आ जाएगा, सामान्य लाभ में। अगर मान लेते हैं कुछ फर्मों को हानि हो रही है तो कुछ फर्में बाजार को छोड़कर चली जाएगी। अब वो बाजार को छोड़कर जाएगी तो जो उपभोक्ता उनके पास जाते थे वो अन्य दुकान के पास जाने लग जाएंगे, दुकानदार के पास। तो ऐसी स्थिति में जो हानि हो रही थी वो वापिस किस में आ जाएगा, सामान्य लाभ में आ जाएगा। कहने का मतलब है भी फर्मों का प्रवेश और बहिर्गम के कारण ही एक फर्म को पूर्ण तौर बाजार के अंदर दीर्घ काल में हमेशा सामान्य लाभ होता है। ये बात आप पक्का याद रखना। कारण पूछो तो आप यही कारण बताओगे, आप इसके अंदर ये आगे दे सकते हो, अर्थात जब एक फर्म को बाजार में लाभ हो रहा है तो अन्य फर्म उससे प्रेरित होकर बाजार में आ जाएगी और लाभ बन जाएगा, वापिस किस में आ जाएगा, सामान्य लाभ में आ जाएगा। अगर हानि हो रही है तो कुछ फर्में बाजार को छोड़कर चली जाएगी, और जब बाजार को छोड़कर जाएगी तो अन्य उत्पादक है, अन्य जो फर्में हैं उनका जो हानि है वो वापस किस में आ जाएगा, लाभ में आ जाएगा, क्योंकि अब उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। यानी हानि किस में आएगी, सामान्य लाभ में। छोड़कर जाएगी तब असामान्य लाभ होता है, अधिक लाभ होना, तो कुछ फर्में आ जाएगी तो वापस सामान्य लाभ में, क्योंकि लाभ बन जाएगा। तो कहने का मतलब दीर्घ काल में पूर्णोक्ता बाजार में एक फर्म को हमेशा क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। चलो ठीक है, ये बात बतानी थी, मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हम एकाधिकार की। एकाधिकार में दीर्घकाल और अल्पकाल में क्या होता है, इसको और देख लो। एकाधिकार, देखो एकाधिकार बाजार में क्या होता है, अल्पकाल में कोई हानि भी हो सकती है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और असामान्य लाभ भी हो सकता है। यानी एकाधिकारी को हानि भी हो सकती है, सामान्य लाभ भी हो सकता है, असामान्य लाभ भी हो सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल में ध्यान रखना, हमेशा असामान्य लाभ होता है, असामान्य लाभ होता है। देखो पूर्णोक्ता बाजार में तो दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ होता है, लेकिन एकाधिकार में असामान्य लाभ होता है, अधिक लाभ होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नई फर्में आने पर नियंत्रण होता है। पूर्णोक्ता बाजार में तो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए नई फर्में आएगी तो असामान्य लाभ सामान्य लाभ में चला जाएगा। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, दीर्घकाल तक नई फर्मों पर नियंत्रण होता है, नई फर्में बाजार में आ नहीं सकती तो उसको सामान्य लाभ हो रहा है, वो क्या होगा, असामान्य लाभ ही होगा, उसको सामान्य लाभ। पूर्णोक्ता बाजार में होता है सामान्य लाभ, एकाधिकार में होता है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ होता है ज्यादा लाभ होना, ठीक है। क्योंकि एकाधिकार का जो मेन बाजार फर्म होती है ना, उस फर्म का उद्देश्य ये होता है भी अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, और एकाधिकारी को दीर्घकाल में होता है, अगर मैं यहाँ प्रश्न लिखूंगा नहीं वैसे बता देता हूँ, एकाधिकारी बाजार में एक फर्म को दीर्घकाल में होता है, आप कहोगे असामान्य लाभ। अगर पूर्णोक्ता की बात आए तो आप कहोगे सामान्य लाभ। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट। विशेषता तो हम कर चुके हैं ना, जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर विशेषता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हमारा नेक्स्ट होता है, देखो एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार में एक फर्म जो उद्देश्य होता है अधिक लाभ प्राप्त करना, तो अधिक या लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करती है, कीमत विभेद भी करती है, कीमत विभेद। अभी कीमत विभेद क्या होता है, कीमत विभेद पाया जाता है एकाधिकार में। देखो पूर्णोक्ता में तो पाया नहीं जा सकता, तो कीमत विभेद कैसे करेगा, जब वस्तु ही समान है, समरूप है। अगर मैं आज एक स्थान पर महंगी बेच रहा हूँ, एक स्थान पर सस्ती बेच रहा हूँ, तो भोक्ता सस्ती वाली दुकान पर चला जाएगा, महंगी क्यों खरीदेगा, क्योंकि बेचने वाले अनेक है। हमने पढ़ा था पूर्णोक्ता बाजार में विक्रय जो विक्रेता होते हैं वो अनेक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, एक है तो वो कीमत विभेद को अपना सकता है, कहीं पर भी महंगी बेच सकता है, कहीं पर सस्ती बेच सकता है, ये तो कीमत विभेद पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो कीमत विभेद पाई जाती है विशेषता वो किसकी होती है, एकाधिकार की। लेकिन जो वस्तु विभेद होती है वो आप पढ़ोगे अपूर्णोक्ता बाजार की, जो नेक्स्ट बाजार करने वाले हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया पूर्णोक्ता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ, एकाधिकार दीर्घकाल में असामान्य लाभ, कीमत विभेद एकाधिकार, वस्तु विभेद अपूर्णोक्ता। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, मैं आपको लास्ट में कुछ लिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी कोई बड़ा मैटर नहीं है, बाकी जो थ्योरी आपको मैंने बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये कुछ मेन बातें होती है जो आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, कीमत विभेद पाया जाता है। इसके अंदर एक था प्रोफेसर स्टिगलर, इस व्यक्ति ने कुछ बात कही थी, प्रोफेसर स्टिगलर। इसने कीमत विभेद का अर्थ बताया था। उसने कहा था कीमत विभेद का अर्थ ये होता है कि तकनीक की दृष्टि से
समरूप पदार्थों को इतनी भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचना जो उनकी सीमांत लागतों से अधिक अंतर हो। यानी आप इतने लिख लो भाई, तकनीकी दृष्टि से, इसने कहा था कीमत विभेद का अर्थ होता है तकनीकी दृष्टि से समरूप उत्पाद को, यानी होता तो समरूप ही है क्योंकि एक ही तो व्यक्ति होता है उत्पादन करने वाला, को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचना। सिंपल ही है ना। वस्तु, अरे उत्पाद तो समरूप है, वो समरूप वस्तु नहीं है, उत्पाद की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं। उत्पाद तो समरूप ही है क्योंकि जब एक ही फर्म उत्पादन करती है तो उसका उत्पाद एक बाजार के अंदर तो मान लेते हैं 15 रुपए कीमत में जाता है, दूसरे वो बाजार के अंदर मान लेते हैं 25 रुपए का या 20 रुपए का बेच रहे हैं। भिन्न भिन्न नहीं बेच रहा क्या, बस ये कीमत ही भेद है। क्योंकि एकाधिकारी को तो लाभ अधिक चाहिए, इसलिए वो प्रत्येक बाजार के लिए क्या करेगा, कीमत अलग रखेगा। इसको क्या बोलते हैं, कीमत भेद। इसको प्रोफेसर स्टिगलर ने ये बात कही थी। देखो स्टूडेंट, आपका ये एकाधिकार कंप्लीट हो चुका है। एकाधिकार का अर्थ पढ़ चुके हैं हम, एकाधिकार की विशेषताएं पढ़ चुके हैं हम। एकाधिकार के अंदर जो औसत सीमांत जो कुल आगम बन रहा था उसका हमने टेबल बनाई थी, उसका हम डायग्राम का बना चुके हैं। कुछ इससे संबंधित बातें थी वो भी हम पूरी कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर कीमत विभेद पाया जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर ने यही बात की थी क्योंकि एकाधिकारी द्वारा जो समरूप उत्पाद है, उत्पाद तो सेम ही होता है कि वो उत्पादन करने वाला है ही एक, तो उसका उत्पादन तो बराबर ही होगा। तो जब मैं उत्पादन कर रहा हूँ तो मेरी वस्तु सारी समान ही होगी। उसी समान वस्तु को मैं अलग अलग स्थान पर जब भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचता हूँ उसको, यानी सीमांत लागतों से अधिक कीमतों पर बेचता हूँ। लागत तो कम लग रही है लेकिन कीमत उसकी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लागत 10 रुपये थी, यहाँ पर तो 15 का बेच दिया, 5 का लाभ कमा लिया, यहाँ पर 20 का बेच के 10 का लाभ कमा दिया। यानी जो सीमांत जो कीमत सीमांत उत्पादों से सीमांत लागतों से क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है, यानी वो अधिक लाभ प्राप्त करता है। इसी कारण जो एकाधिकार है उसमें क्या पाया जाता है, कीमत विभेद पाया। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट विचार आता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर आप तीसरे नंबर का विचार पढ़ोगे, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इससे संबंधित जो दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। एक तो थे श्रीमती जॉन रॉबिन्स। इसने इसी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बुक लिखी थी जिसके अंदर इसको परिभाषित किया था। उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र। ये थोड़ी बातें, छोटा क्वेश्चन आ सकता है भी एग्जाम के अंदर। ये बुक्स क्या है, जॉन रॉबिन्सन की है। उन्होंने कहा था कि अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थशास्त्र, ये इसकी बुक का नाम था। एक थे E.H. चैम्बरलिन, E.H. चैम्बरलिन, ठीक है। एक बुक तो आपको जॉन रॉबिन्स वाली याद करनी है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र। एक आपको E.H. चैम्बरलिन की बात करनी है, एक का अधिकारिक प्रतियोगिता सिद्धांत। इसकी क्या बुक थी, एक का विकारात्मक प्रतियोगिता सिद्धांत, इनकी बुक ये थी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता सिद्धांत। इसका मतलब इसमें एकाधिकार भी है, प्रतियोगिता भी है, उसी तो अपूर्ण प्रतियोगिता कहा था हमने, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, प्रतियोगिता के लक्षण भी होता है यानी प्रतियोगिता भी पाई जाती है, और एकाधिकार का लक्षण भी होता है। इसका मतलब एकाधिकार, यानी आप कह सकते हो इन दोनों के मध्य का बाजार है अपूर्ण प्रतियोगिता, यानी दोनों के लक्षण इसमें। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक व्यवहारिक बाजार बोलते हैं। क्योंकि इसमें एकाधिकार यानी ये भी काल्पनिक स्थिति है, ये भी काल्पनिक स्थिति है, लेकिन ये व्यवहारिक स्थिति, यानी व्यवहार में ये बाजार पाया जाता है। ये बात इन दोनों ने कही थी। जॉन रॉबिन्सन ने अपनी बुक है अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र, और चैम्बरलिन की बुक है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सिद्धांत, ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सिद्धांत। इन बुक के अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो बाजार होता है ये वास्तविक बाजार होता है, परंपरागत रूप से, यानी परंपरागत में देखे ना, परंपरागत यानी प्राचीन काल से यही बाजार चला रहा है, प्राचीन काल में देखे ना तो ये बाजार चला। अब इसकी एक ही विशेषता आपको याद रखनी है, कौन सी, इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है।
हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं इससे पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि हम एकाधिकार में क्या पढ़ा था, एकाधिकार में पढ़ा था कीमत विभेद, और अपूर्ण में क्या पढ़ा था, वस्तु विभेद। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भी ध्यान रखना, इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु में अंतर पाया जाता है। देखो प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु समरूप थी, वस्तु विभेद था ही नहीं। एकाधिकार में एक ही व्यक्ति था बनाने वाला, तो वस्तु विभेद थोड़ी करेगा, वो तो अब जो उत्पादन करेगा वो सेम ही होगा, क्यों वही, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, मशीन ही वही है, तो उत्पादन सेम होगा। लेकिन इसके अंदर जो उत्पादन होगा वो वस्तु विभेद होगा। क्या होगा, वस्तु विभेद पाया जाएगा, वस्तु में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसके हम एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार का अर्थ। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का अर्थ पढ़ लेते हैं, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ तो कहते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अब देखो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का सिद्धांत, ये बुक किसने लिखी थी, अभी पढ़ के आए ना। देखो एक तो लिखी थी अपूर्ण प्रतियोगिता जो का अर्थशास्त्र, ये तो बात लिखी थी रॉबिन्स ने। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सिद्धांत ये बुक लिखी थी चैम्बरलिन ने। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा भी इसमें किसकी आएगी, चैम्बरलिन की आएगी। किसकी आएगी, चैम्बरलिन की, क्योंकि तो बुक का नाम ही चैम्बरलिन का, बुक का नाम ये था एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का सिद्धांत, ये बुक इनकी थी। और मैंने यहाँ पर लिखा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मतलब इसकी परिभाषा चैम्बरलिन की होगी। ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या कहा था, इसने एक तो ये बात की थी, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की जो स्थिति है ना वो परंपरागत है। क्या है, परंपरागत, यानी प्राचीन काल से अगर आप बाजार का अध्ययन करो ना तो ये प्राचीन काल से चली आ रही है, ये अब की नहीं है। यानी ये स्थिति क्या है, परंपरागत है, यानी परंपरागत अर्थशास्त्र के अंदर ये पाई जाती थी। प्राचीन काल में भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार पाया जाता था। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इन्होंने बात की थी प्रतियोगिता व एकाधिकार की विशेषताओं का मिश्रण होता है। इसका मतलब प्रतियोगिता बाजार की विशेषता होती है, इसमें एकाधिकार की विशेषता होती है, इसी कारण ये वास्तविक बाजार होता है। इसी कारण क्या होता है, वास्तविक बाजार होता है। या आप ये कह सकते हो ये प्रतियोगिता यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार व एकाधिकार बाजार की मध्य स्थिति होती है, या दोनों के मध्य पाया जाने वाला बाजार, दोनों के मध्य पाया जाने वाला बाजार। कौन सा बाजार होता है अभी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार होता है, तो दोनों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, ये बात चैम्बरलिन ने की थी। चैम्बरलिन ने कही थी एक तो परंपरागत अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी परंपरागत रूप से जो चला रहा है ना, न तो वो एकाधिकार है न बल्कि वो अपूर्ण प्रतियोगिता है। परंपरागत में यही बाजार चला रहा था, वर्तमान में यही बाजार है। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने कही थी इसके अंदर जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार होता है, इसके अंदर एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों की विशेषता मिश्रण होता है, दोनों की विशेषता मिली हुई होती है। आप ये कह सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार के मध्य की स्थिति होती है, या दोनों के मध्य पाए जाने वाला बाजार होता है, वो अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, अर्थ हमने पढ़ लिया। अब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हम क्या पढ़ते हैं, विशेषताएं। देखो ये अर्थ तो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये 2-3 बार कर चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, मैंने सबका बाजार का आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी कहा था आपके आके इसका एक लेसन भी आएगा, आपको उसको बढ़िया तरीके से सुनना। तो हम पढ़ते हैं अपूर्ण यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखो इसकी पहली जो विशेषता है वो है फर्मों की अधिक संख्या। मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में, मैंने आपको कहा था अपूर्ण जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है उसमें फर्में अनेक होती है,
एकाधिकार होता है उसमें फर्में एक होती है, फर्म एक होती है। देखो पूर्णतोक्ता में अगर बात पूछे आपसे, प्रश्न आ जाए फर्म के बारे में, तो आप कहोगे अनेक फर्में। एकाधिकार में अगर आपसे फर्म के बारे में पूछे तो आप कहोगे एक फर्म। अगर यदि आपको अपूर्णतोक्ता बाजार के अंदर फर्म के बारे में पूछे, आप कहोगे अधिक फर्म, यानी संख्या में अधिक होती है। देखो फर्क कितना है, यहाँ अनेक शब्द आता है, यहाँ पर अधिक का शब्द आता है, यहाँ पर एक का शब्द आता है। ये दोनों तीनों के अंतर भी पढ़ रहे हो आप साथ में, या आपको अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो पूर्णतोक्ता बाजार में अनेक फर्में होती है, एकाधिकार में एक ही फर्म होती है। अपूर्णतोक्ता बाजार या एकाधिकारात्मक तोक्ता बाजार में अधिक फर्में होती है। ठीक है, पहली विशेषता तो उसकी ये कंप्लीट है। यहाँ पर फर्मों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। आप ये कह सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम फर्में व एकाधिकार बाजार से अधिक। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था कि जो ये बाजार होता है, ये क्या होता है, ये दोनों के मध्य की स्थिति होती है। इसका मतलब इससे तो कम होती है, इससे ज्यादा होती है, यानी दोनों के मध्य की स्थिति होती है। हर चीज के अंदर आप जितनी विशेषता पढ़ोगे ना, प्रत्येक विशेषता में दोनों के मध्य की स्थिति होगी। पूर्णतोक्ता प्रतियोगिता और एकाधिकार के मध्य की स्थिति होगी, वो अपूर्णतोक्ता बाजार होगी, और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार होगा। ठीक है, इसका मतलब इससे तो ज्यादा फर्म कम होती है और इससे ज्यादा होती है, इसमें अपूर्णतोक्ता बाजार में। पहली विशेषता कंप्लीट। दूसरी बात की करें हम, दूसरी विशेषता तो मैंने आपको मेन बताया था क्या, इसमें विभेदीकृत वस्तु पाई जाती है, विभेदीकृत वस्तुएं पाई जाती है। और ये विशेषता बता चुका हूं आपको मैं, इसकी मेन विशेषता यही है, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद यानी विभेदीकृत यानी वस्तु विभेद एक ही बात है, यानी इसके अंदर वस्तु विभेद पाया जाता है, कीमत विभेद पाया जाता है, वो एकाधिकार में पाया जाता है। पूर्णतोक्ता बाजार में न तो वस्तु विभेद होता यानी वस्तु समरूप होती है, न कीमत विभेद होता यानी कीमत भी समरूप होती है, यानी कीमत समान रहती है। चीज को पढ़ चुके हैं। पूर्णतोक्ता बाजार में तो न तो वस्तु विभेद होता है, न कीमत विभेद होता है। एकाधिकार में कीमत विभेद होता है, और अपूर्णतोक्ता बाजार जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार जो चैम्बरलिन ने कहा था, उसके अंदर वस्तु विभेद होता है, वस्तु में अंतर पाया जाता है। इसका मतलब इसमें जो वस्तुएं पाई जाती है वो प्रतिस्थापन वस्तु होती है। क्या होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं। जो संबंधी, जैसे मैं कह दूं कि एक फर्म चाय का उत्पादन कर रही है, दूसरी भी चाय का कर रही है, इसका मतलब ये तो है पूर्णतोक्ता, क्योंकि एक ही दोनों फर्म में वो एक जैसी वस्तु समरूप वस्तु उत्पादन कर रही है। मैं कह दूं एक चीनी का उत्पादन कर रही है और एक गुड़ का उत्पादन कर रही है, ये है वस्तु विभेद। देखो इसमें भी मीठे का गुण होता है, इसमें भी मीठे का गुण होता है। इसको हम इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं, इसको हम इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं। जैसे चीनी महंगी होगी तो चाय के अंदर थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठे के रूप में चीनी का भी यूज कर सकते हैं, गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हो चाय और कॉफी दोनों ही सुबह आंख खोलने के लिए काम आती है। सुबह सुबह चाय पीते हैं ना, फिर ही आंख खुलती है मेरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाय नहीं मिलती तो कॉफी पी सकते हैं, कॉफी नहीं तो चाय, यानी एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन कर सकते हैं ना, एक दूसरे के स्थान पर क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं बस। यानी इसमें देखो गुण समान है लेकिन वस्तु तो विभेद है ना, कॉफी और चाय अलग अलग वस्तु है, चीनी और गुड़ अलग अलग वस्तु है, यहाँ पर यह समरूप वस्तु है। यानी जो वस्तु विभेद पाई जाती है, ये उदाहरण किसके हैं, अपूर्णतोक्ता बाजार के, बस ये ध्यान रखना। अब वस्तु विभेद कैसे कैसे पाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। वस्तु विभेद कैसे कैसे पाया जाता है, हमने ये तो पढ़ लिया इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। कैसे कैसे वस्तु विभेद पाया जाता है, पहला तो ये होता है उसकी पैकिंग, उसके बनावट, आकार, इसके अंदर क्या पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु में विभेद होता है। आप देख लेना बनावट ही अलग अलग होती है। आप अगर पेन लेने जाओगे ना तो पेन भी जो अलग कंपनी का उसके अंदर थोड़ा डिजाइन सा बना होता है, होगा 5 रुपए का, दूसरे 5 रुपए का होगा, उसके अंदर कुछ अलग तरीके का होता है। यानी उसके आकार में, उसके बनावट में, उसकी पैकिंग में, एक बहुत बढ़िया पैकिंग करके देते हैं पेन को, एक सीधा ही दे देते हैं,
आता तो काम लिखने की है, लेकिन काम एक ही है दोनों का, गुण समान है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, वस्तु विभेद है। आप ब्रश करने कोलगेट लेने जाते हो तो आपको 10 प्रकार के ब्रांड दिखा देते हैं, ये सिबाका है जी, ये पतंजलि है जी, ये कोलगेट है जी, इसमें नमक है जी, इसमें ये, यानी काम तो एक ही आते हैं, वो गुण समान है दोनों का, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ विभेद है। ये व्यवहारिक हुआ या नहीं हुआ, ऐसा हम देखते हैं बाजार के अंदर। इसी कारण ये बाजार है वो वास्तविक या व्यवहारिक बाजार है। हम कहूँ वस्तु विभेद अगर और किसके कारण पाया जाता है, जैसे पेटेंट के कारण या लाइसेंस के कारण, तो पेटेंट ले लेते हैं, यानी जिस फर्म को, यानी उस वस्तु का उत्पादन करने का पेटेंट मिल जाता है, यानी लाइसेंस मिल जाता है, इसके आधार पर भी वस्तु विभेद पाया जाता है। जैसे एक का फर्म को चीनी बनाने का हो गया, एक फर्म को गुड़ बनाने का हो गया, ठीक है, इसके कारण भी क्या हो जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क के द्वारा भी होता है, ट्रेड होता है ना, ट्रेडमार्क यही होता है पेटेंट, यानी ट्रेड देते हैं। जैसे एक को नाम दे दिया सिबाका, एक का दे दिया कोलगेट, एक को हमने बोल दिया पतंजलि, काम एक ही है लेकिन इसको अलग अलग ट्रेड दे दिया गया, इसके आधार पर क्या हो रहा है, वस्तु विभेद पाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, तीसरा नंबर का वस्तु विभेद के अंदर, तो देखो विज्ञापन के कारण भी वस्तु विभेद होता है। विज्ञापन के कारण होता है नहीं होता, वो क्या करते हैं, विज्ञापन कर कर अपनी वस्तु श्रेष्ठ दिखा देते हैं दूसरी वस्तु। वर्तमान में युग है वो विज्ञापन का युग है, विज्ञापन देंगे तभी हमारी वस्तु बिक पाएगी। विज्ञापन होते हैं ना, टीवी के अंदर रेडियो में ऐड आती है जो, वो विज्ञापन ही तो है। विज्ञापन में कभी देख लेना, जब भी जैसे मान लो तो कोलगेट की मशहूर ऐड आ रही है, वो विज्ञापन आ रहा है, तो वो एक अन्य कोई कोलगेट साथ में दिखाएंगे, उसका नाम नहीं दिखाएंगे, वैसे ही दिखाएंगे, उसके ऊपर ब्रश करेंगे, फिर उनको आपस में करेंगे, जो उनकी जो चीज़ होती है वो नहीं टूटती, उनसे जो ब्रश होता है दूसरे की टूट जाती है। इसका मतलब दूसरे से श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, अंतर दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं हमारी कोलगेट में नमक है, ये एंटीसेप्टिक है, ये आपको ये करेगा, ये दांतों के अंदर जो कीटाणु दिखाते हैं मरते हुए, इससे क्या होते हैं, आपके जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ये आपको ये व्यवस्था देंगे। सिबाका की आती है वो पूरे दिन ताज़ा रहता है। यानी कहने का मतलब है ये वो क्या करते हैं, दूसरे से अपनी वस्तु श्रेष्ठ दिखाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अंतर दिखाते हैं। जब अंतर दिखा देते हैं इसका मतलब वस्तु विभेद हुआ या नहीं हुआ, यानी इससे क्या हो जाता है, वस्तु विभेद जन्म ले लेता है। उसके बाद करते हैं दूसरी विशेषता होगी व्यक्तिगत वस्तु, तीसरी विशेषता पढ़ते हैं फर्मों का बाजार में प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र। देखो ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह विशेषता। ऐसे पूर्ण प्रतियोगिता थी ना, आ भी सकती थी फर्म, जा भी सकती थी, इसमें यही स्थिति है। यानी नई फर्में बाजार में आ सकती है, नई फर्में बाजार में आ सकती है, और कुछ फर्में बाजार को छोड़कर जा सकती है, बाजार को छोड़ सकती है। यहाँ आ सकती है, बस इसका मतलब यहाँ पर भी प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, व्यक्तिगत वस्तु का, या आप कह सकते हो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का जो इकट्ठा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। ध्यान रखना, हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या बोला था, उद्योग बोला था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या बोला था, फिर जो फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही है, समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही है, उन सभी को हमने बोला था मिक्स रूप में उद्योग। इसका मतलब यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण कौन करता था, उद्योग करता था, लेकिन यहाँ पर कीमत का निर्धारण कौन करेगा, समूह करेगा। ये बात ध्यान रखना, जब समरूप वस्तु का उत्पादन करती है उनको हम सभी फर्मों को इकट्ठा बोलते हैं उद्योग, और जब व्यक्तिगत वस्तु का उत्पादन करती है फर्में उनको इकट्ठे रूप को बोलते हैं समूह। बात समझ रहे ना, ये मैंने कहा था ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बाकी तो आपके याद ही है सब कुछ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में
जो सभी फर्में होती है उनका इकट्ठा रूप होता है ना, उनको मिक्स रूप से बोलते हैं उद्योग। और वहां पर जो कीमत का दान करती है वो उद्योग करती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यक्तिगत वस्तु पाई जाती है, इसी कारण सभी फर्मों के जो इकट्ठे रूप को बोलते हैं समूह है। और यहाँ पर जो कीमत का दान होता है वो कौन करता है, कीमत का निर्धारण कौन करता है, समूह करता है। सिंपल सी बात है। बात तो आपको तो यही ध्यान रखनी है, कीमत का दान तो दोनों में हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था। बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसको उद्योग बोलते हैं इकट्ठे रूप को, इसको क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है, पाई जाती है, बिल्कुल सही है। भिन्नता तो पाई जाएगी, समरूप वस्तु में नहीं पाई जाएगी, इसमें पाई जाती है। क्योंकि एक फर्म अपने उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन करता है, इसका मतलब उसकी लागत बढ़ जाती है। तो वो विज्ञापन करेगा तो खर्चा तो लगेगा उसका, टीवी वालों को भी पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद जो विज्ञापन कर रहा है, कोई एक्टर है या कोई क्रिकेटर है, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। उसका मतलब लागत लग रही है, लागत लग रही है तो उसकी कीमत भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका मतलब विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है, यानी जो विज्ञापन कर रहा है उसकी लागत अधिक हो जाती है, जो नहीं कर रहा उसकी नहीं होती। या जो एक शाहरुख खान से विज्ञापन करवा रहा है या तो अमिताभ बच्चन से करवा रहा है, ऐसी स्थिति में उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। या कोई टीवी के अंदर कोई मान लो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस, जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो होते हैं ना चैनल होते हैं जिसको लोग ज्यादा देखते हैं, वहां पर विज्ञापन कराएंगे तो ज्यादा खर्चा लगेगा। कोई सस्ता चैनल होता है जो उसको कम देखते हैं, वहां पर विज्ञापन कम पैसा लगता है। इसका मतलब लागतों में क्या होती है, भिन्नता होती है, वही विक्रय है। क्यों, विज्ञापन होता किससे है, विज्ञापन विक्रय करने के लिए तो होता है, यानी इसी कारण से विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है। तो उसके आधार पर आप ये भी कह सकते हो इस बाजार में विज्ञापन लागतें पाई जाती है, लागतें पाई जाती। न्याय तो पूर्णतोक्ता में हमने पढ़ा था विज्ञापन लागतें नहीं पाई जाती, एकाधिकार में विज्ञापन लागतें नहीं पाई जाती, बल्कि अपूर्णतोक्ता में विज्ञापन लागतें पाई जाती है। क्योंकि उसे क्या करना होता है, अपने उत्पाद को श्रेष्ठ दिखाना होता है, अपने उत्पाद को क्या करना होता है, श्रेष्ठ दिखाना होता है, तभी तो उसका उत्पाद बिक पाता है। वो दूसरे से अपनी वस्तु को श्रेष्ठ दिखाता है, अच्छा दिखाता है। आपने पेन की भी मशहूरी देखी होगी, पेन की बहुत मशहूरी आती है, एड आती है, बहुत ज्यादा विज्ञापन आता है। क्या कहते हैं वो, ये लंबे टाइम तक चलता है, ये बढ़िया चलता है, अपने आप तेज चलता है, कभी बीच में बंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो दूसरे से अलग दिखाते हैं और वो विज्ञापन होता है। उससे क्या होता है, विज्ञापन लागतें बढ़ती है। इसका मतलब जो विज्ञापन लागतें पाई जाती है, ध्यान रखना, वो सिर्फ अपूर्णतोक्ता बाजार में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो आगे जो आपका इसी से संबंधी अपूर्णतोक्ता बाजार के अंदर पढ़ोगे आप, वही औसतागम, वैसे ये कर चुके हैं हम, औसतागम सीमांत, यानी इसका रिपीट हो रहा है आपके लेसन में, और कुल आगम। ये ऐसे मान के चलो पीछे वाला एक लेसन यहाँ पर दोबारे पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं दोबार से, कोई बड़ा हार्ड नहीं है ये। क्यों, पूर्णतोक्ता बाजार के अंदर जो आपने आगम की धारणा पढ़ी थी नहीं, आगम की धारणा पढ़ी थी, उसमें कुल सीमांत औसत पढ़ा था, उसमें अलग अलग बाजारों के अंदर भी हमने कुल सीमांत औसत पढ़ा था। देख लेना आप डायग्राम, कुल आगम वाला, कुल आगम की धारणा थी ना, आगम की धारणा उस लेसन में चेक कर लेना। यहाँ पर उसको रिपीट तो किया जा रहा है। हमने पूर्णतोक्ता बाजार में कुल सीमांत औसत को पढ़ लिया, हमने एकाधिकार में कुल सीमांत औसत को पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपूर्णतोक्ता बाजार में कुल सीमांत औसत को पढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं है। सबका सूत्र तो वही होगा, कुल का सूत्र, यानी सभी वस्तुओं को, क्योंकि आगम होता है विक्रय करने पर, यानी विक्रय करने पर जो प्राप्त होता है, यानी पी गुणा क्यू, वस्तु की मात्रा को क्या करना है, कीमत से गुणा करना है जो वस्तुएं बेची गई है। सीमांत आगम क्या आपको बताया था, डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, ये होता है टी आर का कुल आगम का, ये होता है एम आर सीमांत आगम का। तो इकाइयों में जो एक इकाई अतिरिक्त विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन होता है, वो सीमांत आगम होते हैं। और औसत आगम का हम पढ़ चुके हैं ए आर का, क्या करना है, कुल आगम को उत्पादन की इकाइयों से सीधा, यहाँ तो परिवर्तन को भाग देना है, क्या देना है, परिवर्तन को भाग, यहाँ पर सीधा कुल को इकाइयों से भाग देना है, परिवर्तन को भाग नहीं देना। यहाँ पर तो पहले कुल आगम का परिवर्तन निकाल लो, सीमांत आगम का मात्रा का परिवर्तन निकाल लो, फिर दोनों को भाग दे तो सीमांत आगम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सीधे ही कुल आगम को उत्पादन की इकाइयों से भाग देना है, वो औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज के लिए यही तो करते हैं ना,
राशियों का योग होता है, राशियों की संख्या। इसका मतलब राशियों का योग होता है वो कुल होता है, संख्या यानी जो इकाइयों की मात्रा, यानी कुल आगम बटा इकाइयों की मात्रा। यानी कुल आगम को अगर हम विक्रय की इकाइयों से भाग देंगे तो आपको क्या होगा, औसत आगम प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर हम टेबल भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, होगा सेम ही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर जो एक होता है मांग की लोच होती है ना, वो अधिक होती है। देखो अंतर भी कर रहे हैं साथ साथ हमने। पूर्णतोक्ता बाजार में क्या पढ़ा, अनंत होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सीधी रेखा होती है। डायग्राम बनाया था ना हमने, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। और अनंत के अंदर ये रेखा थी। हमने एकाधिकार में क्या पढ़ा, एकाधिकार में क्या पढ़ा था, कम होती है, यानी मांग की लोच क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये तेज गिरता हुआ होता है नीचे, ए आर और एम आर, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा है, इसमें अधिक होती है, अधिक होती है इसका मतलब धीरे धीरे इसके जो ढाल होगा वो धीरे धीरे होगा, ऐसे होगा, ए आर और एम आर, ठीक है। तो मध्य की स्थिति हुई या नहीं, मैं बना देता हूँ। देखो एक लास्ट ईयर कर लेते हैं, मध्य की स्थिति कैसे है। पूर्णतोक्ता बाजार में ए आर एम आर ये थे, एकाधिकार में ए आर एम आर ये था। लेकिन अपूर्णतोक्ता बाजार में क्या है, अपूर्णतोक्ता बाजार में इसकी मध्य की, यानी इसको हम यहीं से ले लेते हैं, ये ए आर होगा और ये एम आर, बिल्कुल दोनों के मध्य आया या नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब इसमें दोनों की विशेषता पाई जाती है। इसमें अनंत लोच होती है, इसमें कम लोच होती है, इसमें अधिक लोच होती है। ये बातें भी आपको, यानी तीन दोनों का अंतर हो गया ना। अंतर पर एक में कीमत वेद, एक में वस्तु वेद, एक में कोई वेद नहीं पाया जाता। एक में नेक फर्म है, एक में एक फर्म, एक में अधिक फर्में होती है। एक में अनंत लोच होती है, एक में कम लोच होती है, एक में अधिक, यानी साथ साथ में अंतर भी पढ़ रहे हैं हम। अगर आप जो 2-3 विचारों का अंतर पूछ रहे हैं ना एग्जाम के अंदर, आप आराम से आसानी से बता सकते हैं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ मैंने कंप्लीट किया। जो पूर्ण सीमांत दोस्त है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्णतोक्ता बाजार में कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम को पढ़ लेंगे। यहाँ तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।